भारत में चुनाव बंद हो जाए तो क्या होगा? चुनाव क्यों ज़रूरी है? आरक्षित सीटें क्यों ज़रूरी हैं? रिजर्वेशन क्या है? हेलो दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चुनावी राजनीति, जो आपकी सिविक्स क्लास 9 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से 7 से 8 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन था कि अगर भारत में चुनाव बंद हो जाएं तो क्या होगा, तो जानते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। आपके क्लास में मॉनिटर होगा। मॉनिटर कैसे चुना जाता है? जब हम क्लास में वोटिंग करते हैं तो मॉनिटर चुना जाता है। अगर वो वोटिंग बंद कर दी जाए और टीचर अपनी मर्ज़ी से किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दे और वो बच्चा क्लास का सबसे शैतान बच्चा हो, तो वो आपको परेशान करेगा, मारेगा, और फिर आप जब टीचर से कंप्लेन करने जाओगे तो टीचर फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मॉनिटर की बात सुनेंगे। इसी प्रकार जब हमारे देश में चुनाव बंद हो जाएंगे तो जनता की आवाज़ दब जाएगी, और जब जनता की आवाज़ दब जाएगी तो जो कुर्सी पे बैठेगा वो तानाशाह बन जाएगा। तो इसलिए हमारे देश में चुनाव इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्विक ये है, चुनाव क्यों होते हैं। देखिए, चुनाव क्यों आवश्यक है, क्या है, क्यों ज़रूरी होते हैं, इनके क्षेत्र क्या क्या होते हैं, आरक्षित सीटें क्यों होती हैं और क्या होती हैं, प्रचार कैसे किया जाता है, मतदान कैसे होता है, चुनाव आयोग क्या है और वह कैसे कार्य करता है, और लास्ट में क्विक रिवीजन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट आपके इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे। तो रुकिए, देखिए, जब आपको पता है कि लोकतंत्र के ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, लोग, वोट और सरकार। जो भी व्यक्ति 18 साल का एज कवर कर लेता है, मतलब 18+ हो जाता है, वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है। और जब वो वोट देता है, जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं उस दिन क्या होता है, हमारी फिंगर पे थप्पा लगता है ब्लू कलर की स्याही से, और जिसको हम वोट डालते हैं उसकी क्या बनती है, सरकार। तो सरकार हर 5 साल में बनती है। तो चलिए, अब हम ये जानते हैं कि चुनाव क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए इतना। चलिए, पहला पीपल चॉइस। ये देखिए, चुनाव में कोई भी अपनी मर्जी से सरकार नहीं बना सकता, उसे जनता की इच्छा से सरकार बनानी पड़ती है। जनता जिसे सबसे ज़्यादा वोट देगी उसकी सरकार बनेगी। हमारे देश में 543 सीट्स रहती हैं और उन सीटों पे हर साल चुनाव होते हैं। हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि खड़ा होता है और हर पार्टी अपने अपने प्रतिनिधि को खड़ा करती है, और जब प्रतिनिधि खड़ा होते हैं तो हम चॉइस करते हैं कि हम किसको देखना चाहते हैं, और जिसको हम चूज़ करते हैं उसकी सरकार बनती है, और चेंज सरकार। अब चेंज सरकार कैसे होती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। हम उस प्रतिनिधि के 5 साल के कार्यकाल को देखेंगे। अगर वो 5 साल में हमारे लिए अच्छा कार्य करता है तो हम उसे चुनेंगे, नहीं तो फिर हम किसी और को मौका देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी क्लास में मॉनिटर ने 1 साल अच्छा काम किया और दूसरी क्लास में वो दोबारा वो मॉनिटर बनेगा, तब वो अच्छा होगा, तभी तो हम उसके लिए वोट करेंगे ना, उसको मॉनिटर बनाएंगे। नहीं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके विपक्षी को वोट देंगे और उसको जिताएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी है। तीसरा है स्टेट डेमोक्रेसी। ये कैसा है? देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है मतदान। देखिए, जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। 2019 में 67% वोट हुआ था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाता है मतदान। देखिए, जितना ज़्यादा मतदान होगा, लोगों की हमें चॉइस पता चलेगी, और जब हमें चॉइस पता चलेगी तो एक अच्छा नेता चुनकर कुर्सी पर बैठेगा। ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी एमएलए चुना जाएगा उसको ये डर रहेगा कि अगर मैंने अच्छा कार्य नहीं किया तो 5 साल बाद मुझे बदल दिया जाएगा। तो वो उस डर के कारण से ही सही पर अच्छा कार्य करेगा।
और अपनी लोभ की इच्छा से ही वो अच्छे कार्य से जनता का भला होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुनाव ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर तरीके से जनता का विकास, जनता के लिए कार्य हो रहा है, जिससे सरकार का कंट्रोल भी जनता के हाथ में है। तो सरकार को कंट्रोल करने के लिए भी चुनाव ज़रूरी है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, इस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये 5 मार्क्स का आएगा, तो जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए। पीपल चॉइस, चेंज गवर्नमेंट, स्टेट डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी। तो इन पॉइंट्स को जल्दी से याद करिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि चुनाव प्रणाली कैसे होती है, चुनाव की कैसे कैसे चुनाव किए जाते हैं। फर्स्ट, घोषणा। जब भी कुछ होता है तो पहले अनाउंसमेंट होती है ना, होती है ना। ऐसे चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं तो अनाउंसमेंट होती है और फिर उसके बाद में नामांकन किया जाता है। अब अनाउंसमेंट कैसे होती है, देखिए, चुनाव आयुक्त इस चुनाव के लिए अनाउंसमेंट करता है हर 5 साल, और सब पार्टी जब अपने अपने प्रतिनिधि को भेजती हैं कि वो किस क्षेत्र के प्रतिनिधि को खड़ा करना चाहती हैं, ठीक है। और जब वो उसको भेजती हैं तो फिर नामांकन करता है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं और एडमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है ना। ऐसे ही चुनाव लड़ने के लिए भी हमें फॉर्म फिल करना होता है। बट रुकिए, एक डाउट क्लियर करती हूँ मैं आपका। देखिए, आप वोटिंग के लिए जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आप वोटिंग के लिए तो एलिजिबल हो जाते हो, पर आप किसी प्रतिनिधि के रूप में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जब भी आपको चुनाव लड़ना होगा तब आप 25 साल की कंप्लीट होनी चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल का होना पड़ेगा, ठीक है। जब हम नामांकन कर लेते हैं तो उसमें हमारी राशि जमा की जाती है और कुछ लोगों का उसमें सिग्नेचर भी होते हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग तय करता है कि कहीं वो किसी क्रिमिनल केस में तो नहीं फंसा हुआ, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, क्या सही व्यक्ति ही नामांकन कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में होता है कैंपेन, प्रचार। देखिए, जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो सबको पता रहता है, बच्चे बच्चे को, कि कैंपेन हो रही है, क्योंकि जगह जगह रैली निकलती हैं, टीवी पर, हर सोशल मीडिया पर, हर जगह सिर्फ पार्टीज के कामों के बारे में बताया जाता है। उन्होंने ये विकास किया, उन्होंने ये योजना चलाई, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है ना। अच्छा बताइए, आपके राज्य में या आपके यहाँ कौन सी पार्टी का शासन चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो आप भी सोच लीजिए कि आपको किस पार्टी को देखना है, तो अभी से तय करना। और चलिए अब देखते हैं, जब और इसमें वो हर तरीके का लोभन देते हैं प्रचार के दौरान जनता को। अब फिर जब प्रचार हो जाता है तो होता है मतदान। देखिए, जब प्रचार ख़त्म हो जाता है तो एक दिन वोटिंग होती है। जब वोटिंग होती है तो हम सुबह, छुट्टी वाला दिन होता है, सुबह नहा धो कर जाते हैं वोटिंग करने। एक ईवीएम मशीन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस पर हर पार्टी के चिन्ह बने होते हैं। जैसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बीजेपी का चिन्ह क्या है। यस यस यस, हाँ, कमल का फूल। और आम आदमी पार्टी का झाड़ू, ओके। कांग्रेस का हाथ। इसी तरीके से हर पार्टी के अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं और उस ईवीएम मशीन में सबके चुनाव चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। और हमें जैसे चुनाव देना होता है, हम अपने फिंगर से बटन दबाकर उसे वोट कर देते हैं। जब हम वोटिंग करके आते हैं तो उसके बाद में काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप कॉपी में लिख कर आते हो तो आपके हर पार्ट को चेक किया जाता है और फिर लास्ट में पूरी कॉपी का मार्क्स एक जगह दिया जाता है। इसी तरीके से जब वोटिंग होती है तो सारे वोट्स को कलेक्ट करके काउंट किया जाता है और हर पार्टी के अलग अलग वोट को काउंट किया जाता है। फिर लास्ट में आता है रिजल्ट का डेट, तो एमएलओ की धक धक स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आपके जब रिजल्ट आने वाला होता है, धक धक स्टार्ट हो जाती है ना, ऐसे ही एमएलए वगैरह और वो भी डर लगता है जब उनका रिजल्ट घोषित होता है। तो अब देखिए, जब परिणाम घोषित हो जाता है तो जिसके भी
72 से ज़्यादा प्लस वोट होते हैं उसकी सरकार बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी बहुमत किसी को मिल नहीं पाती है, तो दो पार्टियां मिलकर भी अपनी सरकार बना सकती हैं। तो उसमें जो भी कार्य होगा वो दोनों पार्टी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, कि दोनों पार्टी मिलकर अपना कार्य करेंगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जब हमारे देश तब दो पार्टियां मिलकर कर सकती है, तो उनके दोनों के में से एक प्रतिनिधि चुनकर कुर्सी पर बैठता है। जब एक पार्टी की बहुमत बनती है तो उसमें से कोई प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठता है। फिर उसके बाद में सरकार बनती है, जो मैंने आपको बताया कि कई बार दो पार्टियां मिलकर भी बनाती हैं, कई बार एक पार्टी को इतनी बहुमत हो जाती है कि वो अपनी सरकार बना लेती है। अब आपको चुनाव प्रक्रिया तो पता चल गई कि कैसे होता है, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं। चलिए, A N C V C R G. A for announcement, N for nomination, C for campaign, V for voting, C for counting, R for result, G for government. तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं बहुत इजी वे में, जिससे कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी याद कीजिए और इसे शॉर्ट ट्रिक से याद करिएगा, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, अब हमें पता चलेगा कि आखिर ये रिजर्वेशन सीट होती क्या है, इसके पीछे इतना सब वोटिंग होती है, सब क्या है ये। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए, रिजर्वेशन ना वैसे हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जाता है, पर इसमें कुछ रिजर्वेशन सीट भी होती हैं। जैसे कि हमारे देश में 543 सीट्स होती हैं। 543 सीट्स पे 272 प्लस वाला सरकार बनाता है। अब इसमें कुछ रिजर्वेशन सीट होती हैं, जैसे कि रिजर्वेशन आप एक एग्जांपल से समझिए, एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा खाने गए हो आप 8 दोस्त हो, जिसमें से 3 बहुत गरीब हैं, वो पैसे नहीं दे सकते हैं, और आपने पिज़्ज़ा ख़रीद लिया और आप पिज़्ज़ा खाने लगे, आपने उनको पूछा भी नहीं, हो 3 लोग भूखे रह गए। तो इसी के लिए हमारी सरकार में कुछ ऐसे संविधान में कुछ नियम बने हैं कि कुछ जो भी कमज़ोर वर्ग है या जिसकी आबादी कम है, उसके लिए हम कुछ रिजर्वेशन सीट रखेंगे। जैसे कि एससी को 84% रिजर्वेशन मिलता है और एसटी को 747। एससी और एसटी दोनों को इनको 84 सीट, एससी को 84 सीट और एसटी को 47। जब इन दोनों को टोटल मिलाकर 112 सीट्स मिलती हैं, और बाकी की जो 131 सीट मिलती हैं, और बाकी की जो बचती हैं वो अदर ओबीसी जनरल सबको, जैसे 412 जो सीटें मिलती हैं उसमें ओबीसी जनरल और बाकी लोगों को बांट दी जाती हैं। तो आप समझ गए, जो लोग कमज़ोर उनको रिजर्वेशन, क्योंकि उनको भी वो पीछे ना रह जाए और उनका भी विकास होता रहे, इसलिए एक रिजर्वेशन का कोटा स्टार्ट किया था हमारी सरकार ने। तो आप समझ गए ना रिजर्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जब वो वीक है तो टीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देगी, उसको आगे बिठाएंगी, उसको वर्क करने के लिए ज़्यादा पुश करेंगी। ऐसे ही हमारे देश के संविधान में जो वर्क पीछे रह जाते हैं उनको पुश करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनके विकास करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि रिजर्वेशन तो हो गया, प्रचार से मतदान तक कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। इलेक्शन कैंपेन होती है। कैंपेन कैसे, वो कैंपेन में अलग अलग लोगों को सम्मिलित करते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स भी होते हैं, अलग अलग पार्टी के होते हैं, संस्थाओं के द्वारा
रैलियाँ निकाली जाती हैं, अलग अलग जगह पर अपनी सरकार के कार्यों के प्रचार किया जाता है और अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उस रैली में फेस के रूप में खड़ा किया जाता है ताकि वो वोट बटोर सकें। रैलियों में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वैसे तो इलेक्शन में कहा गया था है कि कम से कम राशि खर्च की जाए, पर रैलियों में प्रचार के दौरान लाखों रुपयों को उड़ाया जाता है। फिर होती है पोस्टर के थ्रू, टीवी एंड सोशल मीडिया के थ्रू। ये मीडिया चैनल्स को भी काफ़ी पैसे खिलाते हैं जिससे कि उनके कार्यों के बारे में बताया जाए और लोगों को लुभाया जा सके ताकि वो लोग उनके वोट उन तक दिए जाएं। तो आपके वोटिंग में सब कुछ खरीदा जाता है। अब देखिए, वोटर जिस दिन आप वोट देने जाते हो तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट वोटर आईडी होती है। जैसे आप आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड एक कार्ड होता है ना, उसी तरीके से एक वोटर आईडी कार्ड होता है। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको एक वोटर आईडी कार्ड मिलता है। जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हो तो वो वोटर आईडी कार्ड आपके वोटिंग का पहचान होती है। जब आप वोटिंग के लिए अंदर जाओगे तो आपको कार्ड दिखाना होता है। फिर आपको होता है इंक मार्क। जब आप वोट दे देते हो, वोट देने अंदर जाते हो तो एक उंगली पर एक थप्पा लगता है इंक का। वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी एक इंसान वो एक ही को वोट दे, उसमें कोई चीटिंग ना होने पाए, इसलिए सबको एक इंक का थप्पा लगाया जाता है। ईवीएम वोट एक वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके थ्रू वोट होता है। तो इससे ज़रिए धांधली भी कम होती है और वोटिंग भी बहुत स्मूथली होती है। क्योंकि जब बिना मशीन के पहले जब वोटिंग होती थी तो बहुत धांधलियाँ हुआ जाती थी जिससे कि वोटों को इधर उधर किया जाता था। पर जब टेक्नोलॉजी बढ़ी और ईवीएम मशीन आई तो जिससे कि हमारी उस पर भी रोक लग गई। अब है सिक्योर वोट। जब भी आप उसमें वोट करेंगे तो वो आपका सिक्योर वोट होगा। कोई भी आपको ये नहीं देख सकता कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव आयोग। देखिए, डेमोक्रेसी का एम्पायर माना जाता है चुनाव आयोग को, जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। देखिए, इसके पास बहुत पावर होती है। मुफ्त चुनाव। इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि जब चुनाव हो रहे हैं तो सभी जो भी जनता है वो अपनी वोटिंग के लिए फ्री है। कोई उन्हें धरा धमका या डरा तो नहीं रहा है। ठीक है। फिर निष्पक्ष चुनाव कराना, वो किसी पार्टी के प्रति वफादार नहीं होता है, वो सिर्फ जनता के प्रति वफादार होता है। सरकार उसे उसके पद पे तो पहुंचाती है पर वो सरकार के प्रति भी वफादार नहीं होगा, वो सिर्फ जनता के प्रति वफादार होगा। वो अपने कार्यों को लिए जनता के लिए जवाबदेही होगा, तो सरकार उनके ऊपर दबाव भी नहीं बना सकती इलेक्शन कमीशन के ऊपर। फिर है आचार संहिता। जब भी इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाती है तो आचार संहिता चालू हो जाती है। इसमें कोई भी एमएलए कोई भड़काऊ बयान नहीं दे सकता है। रात को 9 बजे के बाद में डीजे नहीं चलाए जा सकते हैं और अगर इसमें उल्लंघन भी किया जाता है तो उनको सज़ा होती है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। इलेक्शन कमीशन सबके लिए बराबर है, तो वो अगर वो उसकी उल्लंघन किया जाए नियमों का तो वो पनिशमेंट के तौर पर सबको पनिशमेंट कर सकता है, चाहे सरकार में बैठा हुआ इंसान उच्च पद पे हो तब भी। अब है परिणाम घोषणा। तो उसका कार्य ये भी होता है कि निष्पक्ष परिणाम की घोषणा हो, कहीं पे भी धांधलेबाजी ना हो, कहीं पे भी जहाँ पर वोटिंग हो रही हो वहाँ पर कोई दंगा ना हो, जिससे कि लोगों में वहाँ वोटिंग के प्रति और लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करना भी उनका एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है और लोगों को प्रति वोटिंग के प्रति भी जागरूक कराते हैं और देखना भी उनका कार्य है। परिणाम को निष्पक्ष चुनाव का परिणाम घोषित करना, वो किसी के प्रति व्यापार नहीं होगा, वो निष्पक्ष परिणाम घोषित करेगा। आचार संहिता लागू कराना, जब भी ज़रूरत
चुनाव की कैंपेन के बाद में आचार संहिता लागू हो जाती है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है वो चुनाव के थ्रू अपनी आचार संहिता का उपयोग कर सकते हैं और किसी को भी सही राह पर, और जब भी जो कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो ला सकते हैं। चुनावों में चुनौती, मनी पावर, कुछ लोग पैसों के बल से वोट खरीदते हैं। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो एमएलए वगैरह आपके घर आते हैं, आपको आपकी मम्मी को साड़ी देते हैं, कई बार जो भी गरीब लोग होते हैं उनको पैसे भी बांटे जाते हैं, तो वो पैसों के थ्रू अपना वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। समझ गए? मसल पावर मतलब अब कुछ गुंडे टाइप के लोग होते हैं जो कि एमएलए वगैरह के चुनाव में खड़े होते हैं, तो वो अपनी ताकत के बल पर चुनाव जीतने का बल करते हैं। वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनके वोटों को अपनी तरह हिट करते हैं। फेक न्यूज़, कई बार विपक्षी दल के नेता अपनी प्रतिनिधि के प्रति कुछ ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं जिससे कि उनके वोट उनकी साइड आ जाएं, कि वो मर गए हैं या फिर उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन के दौरान की जाती हैं। क्रिमिनल पॉलिटिक्स, उनको किसी आपराधिक घटना में फंसा भी सकते हैं या फिर वो किसी आपराधिक घटना में पहले से लिप्त हो, तो ये सब कुछ इलेक्शन के दौरान किया जाता है। अब हमने ये पूरा चैप्टर तो कवर कर लिया। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें क्विक रिविजन्स। देखिए, पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? चुनाव क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, आरक्षित सीटें क्यों दी जाती हैं, प्रचार कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, चुनाव आयोग क्या है और इनकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। भारत में चुनाव कौन कराता है बताइए? भारत में चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक संसदीय क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने बताया था एक। यस, है ना? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? आचार संहिता को लागू कराना, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराना, परिणाम घोषित करना। समझ गए? अच्छा, भारत में वयस्क मताधिकार में कब क्या आयु क्या होती है बताइए? 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। अच्छा बताइए, आरक्षित सीटों का क्या महत्व है? ये मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था। आचार संहिता क्या होती है? मतदान प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी हैं? चुनाव आयोग में स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? भारत में चुनाव की मुख्य चुनौती क्या है? एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया विभिन्न चरणों में वर्णन कीजिए। तो ये आपके पूरे चैप्टर के लघु, अति लघु और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और डी के भी क्विक रिवीजन होगा। अब आपको होमवर्क में चैप्टर 4 का थोड़ा सा रिवीजन करके आना और 3 का पूरा पढ़ना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखेंगे, तो और जो भी आपको दिक्कत होगी वो मैं आपको सुलझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।